गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। तो जैसा आप लोग को आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा, वी आर गोइंग टू स्टार्ट एन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर टुडे, जिसका नाम है एन अंपायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट। ठीक है, जैसा आपके सामने आपको फ्लो चार्ट दिख रहा होगा, है ना। एन अंपायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट में हम बात कौन से अंपायर के बारे में करने वाले हैं? कौन से बात करने वाले हैं? रोमन अंपायर के बारे में। पता है हमें ये बात। थीम 2 है हमारी बुक की। हम सबसे पहले इसका एक फ्लो चार्ट समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको ये लिखने का भी मौका दूंगा, लेकिन पहले हम समझ लेते हैं फ्लो चार्ट में एक्चुअली है क्या। हिस्ट्री का कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम फ्लो चार्ट से समझेंगे कि वो कैसे हमें पढ़ना है। फ्लो चार्ट, आपको ये साइन नहीं बनाने हैं, आप इसकी जगह एरो बनाइएगा। क्या है? सबसे पहले हम अर्ली पीरियड ऑफ द अंपायर के बारे में पढ़ेंगे कि अंपायर का अर्ली पीरियड कैसा था। फिर दूसरा हम क्या पढ़ेंगे? थर्ड सेंचुरी क्राइसिस क्या था। यहाँ पे थर्ड सेंचुरी में क्राइसिस हुआ था, वो क्या था। उसके बाद हम जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। जेंडर मतलब जेंडर, मेल फीमेल से रिलेटेड क्या थी, लिटरेसी कैसी थी, कल्चर कैसा था, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और फिर हम क्या पढ़ेंगे? इकोनॉमिक एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, फिर हम पढ़ेंगे कि रोमन एम्पायर को बनाने में वर्कर्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। वर्कर्स मतलब जिन्हें हम बाद में देखेंगे स्लेवरी का रोल कितना इंपॉर्टेंट था। रोम एम्पायर जो 3 बड़े कॉन्टिनेंट में था। ओके, अच्छा, अब मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, आराम से आप टाइम लीजिए और एक मिनट सोचिए। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि रोमन एम्पायर कौन से कॉन्टिनेंट में था, तो इसका आंसर क्या होगा? यूरोप, एशिया, अफ्रीका। यूरोप, एशिया, अफ्रीका। यूरोप, एशिया और अफ्रीका। ठीक है, ये बात मैंने आपकी मान ली। यूरोप, एशिया और अफ्रीका था। अब आ जाते हैं उसके बाद सोशल हायरार्की। यहाँ पे क्या थी? सोशल हायरार्की, इसको थोड़ा पढ़ेंगे और लास्ट में जाके लेट एंटीक्विटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, समझ आएगी कि बात। फ्लो चार्ट आपको समझ आ रहा है बेसिक। हम इतनी चीजें, अभी हो सकता है आपको ये बात नहीं समझ आ रही हो, थोड़ा हार्ड लग रहा हो, लेकिन फ्लो चार्ट में हम क्या देख रहे हैं कि हम इतनी बातें यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ने वाले हैं। आप ये बात अपनी कॉपी में लिख भी लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ूंगा थोड़ा सा आगे। अब क्या है, सिर्फ हम 2 बातें आज कवर करने वाले हैं नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स में। वो क्या है? हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाते हैं सर सोर्सेज। क्या हो जाते हैं? सोर्सेज। सोर्सेज बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों सर? हिस्टोरियन जब भी हिस्ट्री लिखता है, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी ये बात की, सेकंड में भी कह रहा हूं, जब भी हिस्टोरियन हिस्ट्री लिखते हैं तो वो किसकी हेल्प से लिखते हैं? सोर्सेज की हेल्प से लिखते हैं। सोर्सेज क्या होता है? अब देखते हैं, सोर्सेज आपको समझ आता है क्या आता है? जिससे हिस्ट्री लिखा जा रहा है ना, तो वो टेक्स्ट मटेरियल हो सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, वो मटेरियल इवेंट्स हो सकते हैं। और एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो ओरल हिस्ट्री भी एक सोर्स हो सकता है। जैसे आपको इंडिया के टेक्स्ट में एक एग्जांपल देता हूं, है ना। अगर मान लीजिए फ्रांस में एक स्कूल है जिसे स्कूल ऑफ थॉट बोलते हैं, मतलब हिस्टोरियन अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट में डिवाइडेड है। तो फ्रांस में एक स्कूल है जिसे बोलते हैं एनाल्स। ठीक है, एनाल्स ने बेसिकली क्या किया? हर गांव की हिस्ट्री, अपने परिवार की हिस्ट्री भी लिखी। अब मान लीजिए मैं अपने परिवार की हिस्ट्री लिखना चाहता हूँ, अपनी फैमिली की, है ना। अपनी फैमिली की अगर मैं हिस्ट्री लिखना चाहता हूँ तो मेरे लिए क्या मेरे दादाजी जो कह रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं होगा? वो भी तो कुछ बता रहे होंगे ना, हो सकता है वो बात लिखी हुई ना हो। तो कभी कभार ओरल हिस्ट्री भी इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन इस चैप्टर में हम वो यूज नहीं करेंगे क्योंकि टाइम पीरियड बहुत पुराना है। रोमन एम्पायर जब का है तब उस समय का तो कोई अब जिंदा नहीं होगा। तो हम क्या यूज करने वाले हैं? हमें टेक्स्ट मटेरियल यूज करेंगे, हमें वहां पे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं वो यूज करेंगे, और मटेरियल एविडेंस। ठीक है, मटेरियल एविडेंस मतलब वहां से मिली हुई वस्तुओं से हम इतिहास देखने की कोशिश करेंगे या रोमन एम्पायर को समझने की कोशिश करेंगे। अब आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको फ्लो चार्ट में सबसे पहले बात बताई थी, हम क्या पढ़ेंगे? द अर्ली पीरियड ऑफ अंपायर। तो अर्ली पीरियड पे आ जाए, आया ना? पक्का?
चलिए, तो रोमन एम्पायर को हम डिवाइड कर सकते हैं मेनली दो पीरियड में, ठीक है, 2 फेजेस में इसे डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 जो है वो अर्ली फेज हो गया, नंबर 2 जो हो गया वो लेट फेज हो गया। नंबर 1 अर्ली फेज हो गया और नंबर 2 लेट फेज हो गया। अब ठीक है, divided by 3rd century as a sort of historical watershed between them। historical watershed का मतलब क्या है? 3rd century से पहले अर्ली हो जाएगा, 3rd century के बाद क्या होगा? लेट रोमन एम्पायर हो गया। पहला पॉइंट देखो, the Roman Empire was a mosaic of territory and culture that were chiefly bound together by a common system of government। क्या कह रहे हैं कि बहुत सारे अलग अलग टेरिटरी थी रोमन एम्पायर में, अलग अलग कल्चर थे जिन्हें एक गवर्नमेंट में बांधा गया था, एक गवर्नमेंट में साथ रखा गया था। मैनी लैंग्वेज, बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती थी यहाँ पे, है ना, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पस के लिए लैटिन और ग्रीक भाषा का यूज होता था। अब अगर आप कोई भी टेक्स्ट अपना याद करें, इंग्लिश का टेक्स्ट याद करें, ज्योग्राफी का टेक्स्ट याद करें, या आपने पहले कभी पढ़ा हो, तो हम सारे जो वर्ड का ओरिजिन है वो कहाँ ट्रेस करते हैं? लैटिन में। होता है ना, साइंस में भी आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा कि दिस वर्ड, इसका ओरिजिन कहाँ हुआ? लैटिन में हुआ। लैटिन एक लैंग्वेज है ना, जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में यूज होती थी, और ग्रीक, ये दो लैंग्वेज वाइडली यूज होती थी, ठीक है जी। The regime established by Augustus, the first emperor in 27 BC, was called Principate। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपके लिए हो गई, नाम आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ऑगस्टस आपके दोस्तों का भी नाम है ना, हमारे साथ एक ऑगस्टस थे, अब नहीं है, किसी और स्कूल में चले गए। तो ऑगस्टस इनके पहले रूलर थे। आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि जो ऑगस्टस नाम के रूलर है वो उन्होंने कब रूल स्टार्ट किया? आंसर क्या हो जाएगा? 27 BCE। और उनके रूल को क्या बोला जाता था? थोड़ा तेज बोलेंगे तभी तो मुझे पता लगेगा। प्रिंसिपेट। दो बातें हमें समझ आ गई, है ना। इसके बाद देखते हैं, ऑगस्टस ही वो रूलर है, पहले रूलर जिसे रियल सोर्स ऑफ अथॉरिटी कहा जाता है, मतलब इनके हाथ में काफी सारी पावर्स थी। He was called the leading citizen to specify the Senate, the body which had controlled Rome when it was a republic। अब क्या है सर, एक और कहानी आपको बता देते हैं। रोम शुरुआत में ऑगस्टस से पहले रोम कैसा था? रोम एक रिपब्लिक हुआ करता था। रिपब्लिक मतलब वहां पे ग्रुप ऑफ पीपल मिलके रूल कर रहे हैं, ठीक है। और इस पूरी बॉडी को क्या कहते थे? सीनेट कहते थे। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एग्जाम्पल कैसे हो जाएगा? हमारे ऊपर या तो हमारे एमएलए रूल करते हैं, हम एमएलए इलेक्ट करते हैं और एमपी भी इलेक्ट करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो जैसे हमारा पार्लियामेंट है वैसे ही आप सीनेट को मान सकते हैं। जैसा पार्लियामेंट है ना, वैसे आप क्या मान सकते हैं? सीनेट मान सकते हैं। आसान बात है, कोई मुश्किल तो नहीं कह रहा हूं। सीनेट को आप पार्लियामेंट से कंपैरिजन कर लो। ये लोग इनिशियली जो थे वो रूल बनाते थे रिपब्लिक के। रिपब्लिक मतलब क्या होता है? वहां जहां पे ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ डिसीजन मेकर मिलके कंट्री के डिसीजन ले रहे हो। ऑगस्टस ने अपने आप को लीडिंग सिटीजन कहा, क्यों? जिससे वो इस बात का इंपॉर्टेंस दिखा सके कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है या बहुत पावरफुल रूलर है। नेक्स्ट टू द एम्परर एंड द सीनेट, द अदर की इंस्टीट्यूशन वाज आर्मी। भाई एम्परर हो गया सबसे ऊपर, है ना, ये नंबर 1 पे हो गए एम्परर, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया? सीनेट हो गया। और तीसरा क्या था? आर्मी सबसे इंपॉर्टेंट थी। क्यों? क्योंकि इनिशियली हम देखेंगे कि रोम एम्पायर को बनाने में आर्मी का बहुत बड़ा रोल था। Romans had a paid professional army where soldiers had to put in a minimum 25 years of service, है ना। क्या कहा जाता था कि इनके पास पेड आर्मी थी, कम से कम 25 साल सर्विस उसमें करनी होती थी। The army was the largest organized body in the empire। पूरे एम्पायर में सबसे बड़ा कोई अगर इंस्टीट्यूशन था तो वो आर्मी भी। The Senate hated and feared the army because it was a source of unpredictable violence। हालांकि जो सीनेट थी, अब आप खुद सोचो, अगर बहुत बड़ी आर्मी किसी राजा के पास है तो वो सबको कंट्रोल कर सकता है या नहीं?
आराम से कंट्रोल कर सकता है, डरा भी सकता है। तो अक्सर राजा ये करता था, सीनेट में राजा क्या करता था, अक्सर ये करता था कि लोगों को वो मतलब आर्मी को यूज करके वायलेंस करता था। At its peak in the 2nd century, the Roman Empire stretched from Scotland to the borders of Armenia and from Sahara to Euphrates. आपने जब मैंने आपसे पूछा था कहाँ रोमन एम्पायर फैला हुआ है, कौन से एम्पायर कौन से कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है, तब आपने मुझे क्या बताया सर, यूरोप बताया, अफ्रीका बताया, एशिया बताया। आप देखेंगे फ्रॉम स्कॉटलैंड, यही बात अब इसे कंट्री से आते, फ्रॉम स्कॉटलैंड टू द बॉर्डर्स ऑफ अर्मेनिया एंड फ्रॉम सहारा टू यूफ्रेटस, ये सारी इसी के अंदर आएंगे। ठीक है जी, एक छोटी सी बात इसमें और है, सिर्फ एक लाइन इतनी बात आपसे करूंगा। द फर्स्ट एम्परर ऑगस्टस इन 27 BC, द किंगडम एस्टैब्लिश्ड इन AD was called Principate, बात रिपीट हो रही है, बेटी है। Although Augustus was the real source of power, he maintains the ideology that he was only a leading citizen। अब आप ये देखो, ऑगस्टस ही सब सोर्स के पावर है, लेकिन इन्होंने अपने आप को लीडिंग सिटीजन कहा है, जिससे ये सीनेट के सामने अपनी इंपॉर्टेंस दिखा सके। ठीक है, इतनी बात सिर्फ मैं आपसे की है। उसके बाद 3rd सेंचुरी क्राइसिस हम अगले पीरियड में पढ़ने वाले हैं। आप इतना अपनी कॉपी में एक एक करके नोट डाउन करेंगे, है ना। यहाँ से सबसे पहले आप फ्लो चार्ट बना लिया होगा, अब हेडिंग डालिए सोर्सेस और थोड़ा थोड़ा लिखना स्टार्ट करिए। थैंक यू वेरी मच।